नमस्कार बच्चों। आपका जो पेपर है समसामयिक भारत, उसका जो कोर्स है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और उसमें मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से और कुछ एक दो वीडियो जिसमें कुछ टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बताया है। आज जो इसी एक टॉपिक है अपना थोड़ा सा वो रह गया था तो उसको अपन डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें था स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। ये मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था आपको। तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय की जो घटना है वो विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। यदि हम इसे क्रांति की संज्ञा दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमें स्वतंत्रता किस प्रकार मिली, कितने लोगों का बलिदान इसमें निहित है। कुछ का नाम इतिहास में है, कुछ का नाम इतिहास के पन्नों में भी नहीं है, लेकिन उनके बलिदान को कम आंका नहीं जा सकता। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय मूल्यों के निर्माण में सापेक्ष योगदान दिए। अतः आज़ादी की लड़ाई के दौरान निर्मित राष्ट्रीय मूल्यों को स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के रूप में देखना प्रतीत होता है। यही मूल्य भारत के भविष्य दृष्टा भी बने। जिससे भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमने लिया कि उसकी प्रस्तावना में था कि जब संविधान बना 1950 में संविधान लागू हुआ तो उसकी प्रस्तावना में ये था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक समानता, ये कुछ ऐसे पॉइंट, अहिंसा, जो हमारी विरासत इसको माने कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध का लंबा इतिहास है। इतिहासकार विपिन चंद्र ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन बताते हुए लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्राय विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। 1919 के पश्चात इस जन आंदोलन का निर्माण इस धारा के आसपास हुआ। 1919 का अधिनियम आपको याद हो तो आम जनता को राजनीति और उनकी अपने मुक्ति प्रयासों में स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और ये उन्हें निभानी ही पड़ेगी। यह आंदोलन भारतीय जनता के एक विशाल हिस्से को राजनीतिक गतिविधि के अंदर खींचने, सक्रिय करने और राजनीतिक शिक्षा देने में सफल हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कब हुई। कभी कभी ये प्रतीत होता है कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ साथ विषय को गहन अतीत की ओर ले जाएगा, जिससे हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की नव रचना करनी होगी। किस प्रकार संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसे जानना आवश्यक है। 19वीं सदी के धर्म व समाज सुधार आंदोलन को राष्ट्रवाद की प्रेरक शक्ति के रूप में देखना उपयुक्त होगा। इस दौरान सर्वधर्म, सर्वभाषा, स्वराज, स्वदेशी, स्वदर्शन व स्वराष्ट्र की अभिधारणाएं पुष्टि हुई। ये विचार उपनिवेशवादी विरोधी भारत संघर्ष को उत्पन्न करने वाले सिद्ध हुए। 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ सही अर्थों में संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके उपरांत स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न सोपानों व परिदृश्यों के मध्य गुजरा। यदि 1885 में कांग्रेस की स्थापना से स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ माने तो ये 1905 तक के काल को उदारवादी के काल के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि उदारवादी और उग्रवादी काल, उदारवादी के नेता कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको फिर आज बता दूं कि ये जो उदारवादी या उग्रवादी ये और 1885 की जो घटना है कांग्रेस की स्थापना, ये आपके आधुनिक भारत के इतिहास में भी ये पॉइंट है, ये टॉपिक है। तो आप इनको विस्तृत रूप से
अध्ययन करेंगे कि आप इनको डिवाइडेशन कर देंगे कि उदारवादी कौन है, उग्रवादी कौन है, उदारवादियों के सिद्धांत क्या है, उग्रवादियों के सिद्धांत क्या है। उदारवादी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है नरम दल, उग्रवादी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है गरम दल। उदारवादियों नरम दल में जो है वो गांधी जी है, दादा भाई नौरोजी है। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जो कि संवैधानिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते। वो तो ये कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है और हमें ये मिलना ही चाहिए। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा। वो उदारवादियों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते। वो तनिक भी अंग्रेज़ों की उस राजभक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये जो हमें मिल रहा है ये भिक्षावर्ती है। उन्होंने जो नरम दल के सिद्धांतों को भिक्षावर्ती की संज्ञा दी है कि हम क्यों भिक्षा मांगे, हमारा ये अधिकार है। तो यहाँ पर जो है उसमें डिफरेंस है और आप बहुत अच्छे से, कई बार एग्ज़ाम में आता भी है, 10 नंबर का प्रश्न भी आता है, 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है उदारवादियों के नाम लिखिए या उग्रवादियों के नाम लिखिए, या कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि लाल बाल पाल कौन थे, इनका पूरा नाम लिखिए। तो ये वैसे भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इनका आप विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और इसी क्रम में जो 1919 का एक रॉलेट एक्ट आंदोलन हुआ, रॉलेट एक्ट आंदोलन जिसे काला कानून भी कहा गया है, 1920 का असहयोग आंदोलन, ये घटनाक्रम आपके चलते रहेंगे। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन, भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, क्रांतिकारी धारा भी स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय सहयोग प्रदान करती रही। गांधी जी ने के जो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अहिंसा है। अहिंसा स्वतंत्रता आंदोलन की एक विरासत है। अहिंसा को प्रथम स्थान दिया है। अहिंसा भारतीय संस्कृति का आवश्यक अंग भी रहा है। प्राचीन भारत में अहिंसा, दया, सेवा भाव इत्यादि उच्च मानवीय मूल्य विकसित हुए हैं और ये आज के ही नहीं है, ये केवल गांधी जी के सिद्धांतों साहित्य का जिक्र है। तो हमारे यहाँ पे जो दया है, प्रेम है, की भावना है, वो केवल गांधी जी के आंदोलन से नहीं आई है। हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य जो हिंदू धर्म है उसमें ये नहीं थे कि सबसे बड़ा हमारा जो परमो धर्म है वो है मानव कल्याण, मानव के प्रति दया की भावना रखना। ये हमें हमारे उसमें विरासत में ही है। और अहिंसा का सिद्धांत कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, किंतु गांधी जी ने इसे राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन में लागू करने का समयानुकूल प्रयास किया था। सत्य गांधी जी के चिंतन का प्रमुख आधार स्तंभ भी था। इनके अनुसार सत्य एवं ईश्वर एक दूसरे के पूरक हैं एवं पूर्णतः हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। सामान्यतः सत्य का शाब्दिक अर्थ सच है, किंतु गांधी जी ने सत्य का प्रयोग व्यापक रूप से किया है। इनके अनुसार सत्य वही है जो मनुष्य के विचारों, वाणी एवं व्यवहार में हो। सत्य हमारे जीवन का प्राण है। जो इसको पूर्णतः समझ लेता है उसे संसार में अन्य कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सत्य में ही संपूर्ण ज्ञान का समावेश है। गांधी जी के मन में अहिंसा की अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई, इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं कहा, निकला तो सत्य की खोज में, लेकिन अहिंसा मिल गई। एक दरवाज़ा मिला, वह बंद था, चाबी अहिंसा थी, और जब तक उस दरवाजे में से नहीं जाता सत्य का दर्शन मुझे नहीं होता। देखिए आप, कितनी अच्छी बात है कि अब हम सोचते हैं कि क्यों गांधी जी ने क्यों अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो वो सत्य की खोज में निकले थे, लेकिन क्या मिल गई अहिंसा। जब तक हम किसी दूसरे के प्रति अच्छी भावना, सद्भावना ना रखें, द्वेष की भावना हम रखेंगे, तो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति सिद्धांत नहीं है। संयम द्वारा अहिंसा का पालन संभव है। संयम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत ही कायम होता है। अतः अहिंसा वीरों का दर्शन है, नहीं कि कायरों का। ये कई बार आप गांधी जी के विचारों में जब डिबेट कराई जाती है कि उनके अहिंसा के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, तो कई पक्ष में ये है कि अहिंसा वीरों की है और विपक्ष में है कि अहिंसा कायरों की है। जब तक हिंसा नहीं करो, जब तक कि हमें कोई नुकसान ना हो जाए,
आप अतिशीघ्र क्रोधित ना हो। ये इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत है और आपके टॉपिक से ये रिलेटेड है कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत में अहिंसा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अहिंसा को यहाँ पर बताया गया और आप इसको बहुत अच्छे से करंट से जोड़ के, वर्तमान में जो चल रहा है उससे जोड़ के, और जो प्राचीन में क्या हुआ और गांधी जी के काल में क्या हुआ उसको जोड़ के आप बहुत अच्छा इसको लिख सकते हैं। वर्ग संघर्ष की विचारधारा के विपरीत वर्ग सहयोग व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत दर्शन अहिंसा के दर्शन को स्थापित करता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना में अहिंसा के सिद्धांत का उपयोग किया गया। राज्य जिसे शक्ति और हिंसा का प्रतीक माना गया उसे अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बनाकर अहिंसात्मक बनाया जा सकता है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित है। इस ओर निरंतर प्रयास अभी भी जारी है। सामाजिक समानता जो आज़ादी के बाद एक प्रमुख राष्ट्रीय मूल्य के रूप में उभरी, उसका जन्म अहिंसा के तत्व से कर सके। यहाँ ये कहना तो संभव नहीं है कि अहिंसा के सिद्धांत का पालन किस सीमा तक हुआ है, किंतु अहिंसा की स्वीकृति अवश्य बढ़ी है। अहिंसा की ओर बढ़ता हुआ जन आग्रह इस बात का परिचायक है कि अहिंसा का दर्शन मानव कल्याण का दर्शन बन सकता है, अर्थात अभी भारतीय जनमानस इस सिद्धांत से निराश न होकर सुखद भविष्य के लिए आशावान है। तो बच्चों, आप देखते हैं कि जो अहिंसा का जो सिद्धांत है वो केवल गांधी जी के उस पर नहीं है, गांधी जी से पहले भी हमारे जो धर्म है उसमें यही बात की गई है कि बेवजह किसी को परेशान ना करना, किसी को कष्ट ना देना, किसी को सताना नहीं, मानव कल्याण की बात की गई है। और अपरिग्रह मतलब बिना फालतू जहाँ ज़्यादा धन का संचय नहीं करना, ये कुछ सिद्धांत पहले भी निर्धारित थे और अगर इसका पालन हो मानव जीवन में तो कहीं भी कोई अशांति नहीं है। और इसी क्रम इस विरासत में जो राष्ट्रीय एकीकरण भी इसका ही टॉपिक है कि राष्ट्रीय एकता स्वतंत्रता आंदोलन की बहुमूल्य विरासत है। राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रीय एकता के बिना स्वतंत्रता की कल्पना संभव नहीं है। सही है, जब तक हम एक होके कार्य नहीं करेंगे तब तक कैसे स्वतंत्रता मिल सकती है हमें। जब तक हम अपने ही बारे में सोचेंगे तब तक राष्ट्र का भला कैसे हो सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण जो राष्ट्र के बारे में सोचे, राष्ट्र अपने निस्वार्थ होके अपने देश के बारे में सोचे, एक करने के बारे में सोचे, वही क्या है, राष्ट्रीय एकता। राजनीतिक एक सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत को राजनीतिक व भौगोलिक एकता प्रदान की। ऐसी राजनीतिक एक तक भारत को राजनीतिक व प्रशासनिक एकता प्रदान करने का श्रेय अंग्रेजी राज्य को है, किंतु दूसरी ओर भारत को विभिन्न मत मानते हुए प्रशासनिक सुधारों की ओर में प्रदेशों का विभाजन इत्यादि के माध्यम से अंग्रेजी शासन ने राष्ट्रीय एकता को विखंडित करने का प्रयास भी किया। और सही है, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए, आपने देखा और आप आधुनिक भारत के उसमें पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से गवर्नर जनरल आए और उन्होंने अपने शासन के लिए, अपने ब्रिटिश शासन के लिए क्या क्या हमें सुविधाएं दी। वो उन्होंने अपना कार्य निकालने के लिए ये कार्य किया, जैसे कि यातायात के साधनों में उन्होंने ट्रेन का आविष्कार किया और ट्रेन हमारे यहाँ पे चलाई भी। उसका पूर्णतः मकसद तो यही था, अपने स्वार्थों की पूर्ति हुई। यहाँ से जो जितना भी उद्योग धंधों से या उद्योग धंधों के माध्यम से या यहाँ का जो सोना था, जैसे भारत सोने की चिड़िया था, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के खजाने को किसी न किसी रूप में ब्रिटिश तक पहुँचाया और यहाँ के यातायात के साधन जो दुर्गम थे उनको उन्होंने सुगम बनाए। कानून की दृष्टि से भी उन्होंने यही करा कि 1919 का अधिनियम दिया, 1935 का अधिनियम दिया, 1909 का दिया, 1835 का दिया, ये अधिनियम दिए। कुछ हमें तो बहुत
आंशिक रूप से हमें थोड़े से अधिकार दिए गए, बाकी सारे पक्ष में कानून उनके बनाए गए। उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को भी अपनाया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की, मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास किया। क्यों? क्योंकि बहुत पहले ये था जो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान की मांग की थी, वो उस समय 1900 अधिवेशन हुआ, ढाका अधिवेशन, तब जिन्ना ने उस समय कहा चाहे हिंदू की उंगली से खून निकाले चाहे मुस्लिम की, रंग तो एक ही है यानी लाल है। कहने का मतलब है कि हम भाई भाई हैं, हम जातिवाद से ग्रसित नहीं है। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इतना जहर घोल दिया सांप्रदायिकता का कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांगे कर दी कि जब हमारा धर्म अलग है, जब हमारा रहन सहन अलग है, तो हमें एक अलग राष्ट्र हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण जरूरी है अगर स्वतंत्रता के उस ओर में। तो बच्चों, आप इसको जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है उसके टॉपिक में आप इनको और भी जोड़ सकते हैं और उससे बहुत अच्छा आप इसको एक आर्टिकल के रूप में लिख सकते हैं और आगे हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।